हाँ भाई, हाँ बिल्कुल भाई। ये प्लेट्स भी थी ना एक वो भी हाँ पहले इसका अब ठीक है सर, अब ठीक है ठीक है अब आया सर। सेंटर में देखिए सर, एक क्वेश्चन लास्ट। कंसल्टेंट मेडिकल लेबर में काम कर रहा हूँ। आज वर्ल्ड कैंसर डे के दिन मेरे को एक ये सुझाव देना है। कैंसर को हम रोक सकते हैं या जल्दी पता कर सकते हैं कुछ जांचें करके। जब वो लेट डायग्नोस होता है, लोगों को पता नहीं होता है कि उसके सिम्टम क्या है, या कम्युनिटी लेवल पे या जो गांव या शहरों छोटे शहरों में पता नहीं चलता कि कैंसर हो रहा है या डायग्नोस हो रहा है। तो बेसिकली स्टेज 4 या स्टेज 3 कैंसर ट्रीट करना आसान होता है, पर उसमें क्योर नहीं है। तो हर साल एक डे वर्ल्ड कैंसर इसलिए मनाया जाता है कि मैसेज जाए कम्युनिटी लेवल पे ऑन्कोलॉजी टीम से कि हमें क्या कम्युनिटी लेवल पे या अपने हर सोसाइटी में काम कर सकते हैं। बीइंग क्लिनिशियल हमारा काम ज़्यादातर हॉस्पिटल में दायरे में सीमित रहता है, हम कम्युनिटी लेवल पे नहीं जा सकते। पर जैसे आप आपके थ्रू या जो भी हमारे मीडिया कर्मी जो मीडिया माध्यम है उनके माध्यम से हमें लोगों तक पहुंचना है। कोई भी सिम्टम हो जो अनयूजुअल है तो उसको रिपोर्ट करना है। नज़दीक के डॉक्टर या डिटेक्टर जो हर एक सेंटर में जैसे एक ऑन्कोलॉजी स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जो एक उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी। हमें कैंसर को होने से रोकना है, क्या क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। जैसे इन्होंने पूछा था कैंसर क्यों होता है, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, पोल्यूशन, तो बहुत सारी चीजें मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में आती है। कुछ खान पान की हैबिट्स होती है, अगर उसको ठीक रखे तो थोड़ा बहुत रिस्क कम हो सकता है। हाँ, उसके बावजूद भी कैंसर बन सकता है, तो वो हम उसको जल्दी अर्ली स्टेज में पकड़ पाए। जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का मैमो स्क्रीनिंग होता है, पैप स्मीयर होता है, गोल्ड स्टोन बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं कभी कभी। मेल में भी जनरली सीटी स्कैन करते हैं लंग कैंसर। तो मतलब कुछ कुछ मॉडलिटी है जिससे हम लंग कैंसर को जल्दी पकड़ में ला सकते हैं। जितना जल्दी ये पकड़ में आएगा उतना जल्दी क्योर मिलेगा या जड़ से ठीक हो जाएगा। तो एज अ होल ऑन्कोलॉजी कमेटी हमारा मैसेज यही रहेगा कि कोई भी सिम्टम को इग्नोर ना करे, उसको जल्दी पता करे, और डेडिकेटेड सेंटर है जैसे हर एक शहरों में ऑन्को सेंटर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कमल वर्मा, विकिरण चिकित्सा विभाग में कार्यरत हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में हम विकिरण की सहायता से ऐसे कैंसर जिनको भी कवर किया जा सकता है उनको क्योर करने की कोशिश करते हैं। जैसा डॉक्टर मुकेश ने कहा, कैंसर जितना छोटा होगा उतने हमारे साइड इफेक्ट भी कम होंगे। इसके साथ ये देखा गया है कि छोटे कैंसर में जो कंट्रोल है, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट है, वो 2 गुना से 10 गुना ज्यादा होता है। इसलिए हम लोगों के माध्यम से यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आज के दिन कैंसर के लक्षणों को पहचाने, जल्दी निदान हो, जल्दी उपचार हो और हमें सफलता मिले। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप गोयल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा हूँ। और जैसा कि सर ने पहले बताया, हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम कैंसर का रेडिएशन के थ्रू इलाज करके मिनिमम साइड इफेक्ट देके और अच्छा रिस्पॉन्स या डिजीज को क्योर कर सकते हैं। ओके। मेटोलॉजी कंसल्टेंट हूँ और हम यही करते हैं ब्लड के कणों के रिलेटेड जो भी रोग हैं, ब्लड कैंसर, खासकर की पीडियाट्रिक ब्लड कैंसर स्पेशलिटी में देती हूँ। मैं डॉक्टर दीपक राव, मैं ब्रेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट कर रहा हूँ और हॉस्पिटल में पिछले काफी सालों से ऐसे हमने देखा कि एक पूरी टीम काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग सब कोशिश करते हैं कि अपने एरिया पे एक्सेल करने की कोशिश करें ताकि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट इलाज पॉसिबल है वो हम नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता हूँ, मैं इंडियन पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल कंसल्टेंट हूँ। हम लोग कैंसर के जो पीड़ित पेशेंट होते हैं उनको बहुत सिम्टम होते हैं, जैसे नॉट ओनली फिजिकल, उनको साइकोलॉजिकल कंसर्न होते हैं, स्पिरिचुअल कंसर्न होते हैं, फिजिकल सिम्टम लाइक पेन होता है, सीवियर पेन होता है,
नॉर्जन वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, उन सब सिम्टम्स को हम डील करते हैं। तो पेशेंट को कम से कम जो डिजीज है उसके सिम्टम्स कम से कम, उसको परेशानी कम से कम। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष जैन, हेड ऑफ पेन मेडिसिन एंड पैलिएटिव केयर एट आर्टेमिस। जैसा डॉक्टर मीनू ने कहा, हम कैंसर पेन मैनेजमेंट और पैलिएटिव केयर से डील करते हैं। सभी कैंसर में जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है या आता है तो दर्द बहुत होता है शरीर में, और कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि एकदम मरीज की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। और पैलिएटिव केयर जैसी बात हुई, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, सांस में तकलीफ, पेट में पानी भरना और बहुत सारी तकलीफें हैं, सोजन आ जाना, भूख न लगना, कॉन्स्टिपेशन। तो हम अपने ऑन्कोलॉजी और ऑन्को सर्जरी टीम से डे 1 से 7 दिन के पेशेंट की केयर करते हैं, और डे 1 से ही पेशेंट को पैलिएटिव केयर और पेन मैनेजमेंट के लिए एनरोल करा जाता है। और अगर बहुत कैंसर बढ़ जाए, स्टेज 4 चला जाए, तो पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट, होम केयर और एंड ऑफ लाइफ केयर, ये सब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और कोशिश करते हैं कि जब तक मरीज का पूरा इलाज ना हो जाए ठीक से, और उसका कैंसर रिलेटेड पेन है, और पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल पास करें। और अगर कैंसर बढ़ जाए और आखिरी स्टेज में पहुंच जाए, तो फिर उसका आखिरी समय में ध्यान रखें, ताकि उसका जो भी समय है उसमें वो उसको हम आराम दे सके, और बिना दर्द के और बिना सीरियस सिम्टम्स के हम उसका भी समय बचा सकें। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम भूपिंदर सेखा है और मैं गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी की चेयरपर्सन हूँ। इसका मतलब जो स्त्रियों में जो कैंसर होते हैं, जो स्त्रियों के जैसे यूट्रस हुआ, दैट मीन्स बच्चेदानी या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या अंडेदानी का कैंसर, हम उन रोगों को की विशेष तरीके से हम ऑपरेशन करते हैं। सो आई एम सर्जन इन दैट सेंस। और हमारी तो यही हिदायत होती है कि अगर इनमें से कोई भी कैंसर जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए तो वो काफ़ी हद तक काम। सुबोध पांडे हूँ, मैं यहाँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में चीफ हूँ। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इसको हिंदी में विकिरण विभाग भी कहते हैं। इसमें एक्सरेज और गामा रेज के माध्यम से रेडिएशन दिया जाता है। तो उसमें जब भी हमारा योगदान आता है वो जनरली पेशेंट की कैंसर की पुष्टि करने में सर्जन करते हैं, या हेमेटोलॉजिस्ट में वो ब्लड के सैंपल से पता करते हैं कि ये कैंसर है। उसमें अपना जब उनका कीमोथेरेपी का अंश पूरा होता है तब फिर वो हमारे पास भेजते हैं। तो हमारा मेन एम ये रहता है कि अगर सर्जरी के बाद पेशेंट आए तो सर्जरी से जितना भी कैंसर निकल गया हो, उसके बाद अगर वहाँ पे अवशेष रहते हैं कैंसर के, तो उसको हमें इस तरह से ट्रीट करना है कि कैंसर निर्मूल हो जाए, वहाँ से उन्मूलन हो जाए, और साथ साथ जो नॉर्मल वहाँ के अंग हैं जहाँ से कैंसर था उनको हम पूरी तरह से बचाएं, ताकि पेशेंट जब कैंसर मुक्त हो जाए तो उस समय न सिर्फ वो कैंसर से उसकी पीड़ा खत्म हो जाए, तो उसके जो भी नॉर्मल। ललित कुमार मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, जहाँ पे हम लोग डायग्नोसिस और कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी से डील करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव दीक्षित हूँ। मैं आर्टेमिस में हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। हेमेटोलॉजी मतलब होता है डिजीज़ ऑफ ब्लड, खून की बीमारियाँ। खून की बीमारियाँ आमतौर पे इतनी कॉमन नहीं होती जितनी ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर होती है, पर वो ट्रीटेबल होती है, मतलब वो 100% हम लोग उसको क्योर कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी एग्रेसिव ट्रीटमेंट। और आजकल हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कार्टी सेल थेरेपी, नई नई थेरेपीज इसमें आ रही हैं, जिससे इन पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और उनकी लाइफ स्पैन भी अच्छा हो रहा है। तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ करते हैं। थैंक यू। कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी में काम कर रहा हूँ। आज वर्ल्ड कैंसर डे के दिन मेरे को एक सुझाव देना है। कैंसर को हम रोक सकते हैं या जल्दी पता कर सकते हैं कुछ जांचें करके। जब वो लेट डायग्नोस होता है, लोगों को पता नहीं होता है कि उसके सिम्टम क्या है, या कम्युनिटी लेवल पे या जो गांव या शहरों, छोटे शहरों में पता नहीं चलता कि कैंसर हो रहा है या डायग्नोस हो रहा है। तो बेसिकली स्टेज 4 या स्टेज 3 कैंसर ट्रीट करना आसान होता है, पर उसमें क्योर नहीं है। तो हर साल एक डे वर्ल्ड कैंसर इसलिए मनाया जाता है कि मैसेज जाए
कम्युनिटी लेवल पे ऑन्कोलॉजी टीम से कि हमें क्या कम्युनिटी लेवल पे या अपने हर सोसाइटी में काम कर सकते हैं। बीइंग क्लिनिशियल हमारा काम ज़्यादातर हॉस्पिटल में दायरे में सीमित रहता है, हम कम्युनिटी लेवल पे नहीं जा सकते। पर जैसे आपके थ्रू या जो भी हमारे मीडिया कर्मी जो मीडिया माध्यम है उनके माध्यम से हमें लोगों तक पहुंचना है। कोई भी सिम्टम हो जो अनयूजुअल है तो उसको रिपोर्ट करना है। नज़दीक के डॉक्टर या डिटेक्टर जो हर एक सेंटर में जैसे एक ऑन्कोलॉजी स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जो एक उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी। हमें कैंसर को होने से रोकना है, क्या क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। जैसे इन्होंने पूछा था कैंसर क्यों होता है, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, पोल्यूशन, तो बहुत सारी चीजें मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में आती है। कुछ खान पान की हैबिट्स होती है, अगर उसको ठीक रखे तो थोड़ा बहुत रिस्क कम हो सकता है। हाँ, उसके बावजूद भी कैंसर बन सकता है, तो वो हम उसको जल्दी अर्ली स्टेज में पकड़ पाए। जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का मैमोग्राम स्क्रीनिंग होता है, पैप स्मीयर होता है, गॉल स्टोन बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं कभी कभी। मेल में भी जनरली सीटी स्कैन करते हैं लंग कैंसर। तो मतलब कुछ कुछ मॉडलिटी है जिससे हम लंग कैंसर को जल्दी पकड़ में ला सकते हैं। जितना जल्दी ये पकड़ में आएगा उतना जल्दी क्योर मिलेगा या जड़ से ठीक हो जाएगा। तो एज अ होल ऑन्कोलॉजी कमेटी हमारा मैसेज यही रहेगा कि कोई भी सिम्टम को इग्नोर ना करें, उसको जल्दी पता करें और डेडिकेटेड सेंटर है जैसे हर एक शहरों में ऑन्को सेंटर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कमल वर्मा, विकिरण चिकित्सा विभाग में कार्यरत। हमारे डिपार्टमेंट में हम विकिरण की सहायता से ऐसे कैंसर जिनको भी कवर किया जा सकता है उनको क्योर करने की कोशिश करते हैं। जैसा डॉक्टर मुकेश ने कहा, कैंसर जितना छोटा होगा उतने हमारे साइड इफेक्ट भी कम हो गए। इसके साथ ये देखा गया है कि छोटे कैंसर में जो कंट्रोल है, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट है, वो 2 गुना से 10 गुना ज्यादा होता है। इसलिए हम लोगों के माध्यम से यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आज के दिन कैंसर के लक्षणों को पहचाने, जल्दी निदान हो, जल्दी उपचार हो और हमें सफलता मिले। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप गोयल और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा हूँ। और जैसा कि सर ने पहले बताया, हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम कैंसर का रेडिएशन के थ्रू इलाज करके मिनिमम साइड इफेक्ट को देके और अच्छा रिस्पॉन्स या डिजीज को क्योर कर सकते हैं। सर एक बार सेंटर में देखना सबसे। सर एक और हेमेटोलॉजी कंसल्टेंट हूँ और हम यही करते हैं ब्लड के कणों के रिलेटेड जो भी रोग हैं, ब्लड कैंसर, खासकर की पीडियाट्रिक ब्लड कैंसर स्पेशलिटी में देते हैं। मैं डॉक्टर दीपक राव, मैं ब्रेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट कर रहा हूँ और हॉस्पिटल में पिछले काफी सालों से ऐसे आपने देखा कि एक पूरी टीम काम करते हैं जहाँ पे हम लोग सब कोशिश करते हैं कि अपने एरिया पे एक्सेल करने की कोशिश करें ताकि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट इलाज पॉसिबल है वो हम नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता हूँ, मैं इंडियन क्वालिटी केयर डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल कंसल्टेंट हूँ। हम लोग कैंसर के जो पीड़ित पेशेंट होते हैं उनको बहुत सिम्टम होते हैं, जैसे नॉट ओनली फिजिकल, उनको साइकोलॉजिकल कंसर्न होते हैं, स्पिरिचुअल कंसर्न होते हैं, फिजिकल सिम्टम लाइक पेन होता है, सीवियर पेन होता है, नॉजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, उन सब सिम्टम्स को हम लोग डील करते हैं। तो पेशेंट को कम से कम जो डिजीज है उसके सिम्टम्स कम से कम, उसको परेशानियाँ कम से कम। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुष जैन, हेड ऑफ पेन मेडिसिन एंड पैलिएटिव केयर एट आर्टिमिस। जैसा डॉक्टर मीनू ने कहा, हम कैंसर पेन मैनेजमेंट और पैलिएटिव केयर से डील करते हैं। सभी कैंसर में जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है या आता है तो दर्द बहुत होता है शरीर में और कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि एकदम मरीज की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। और पैलिएटिव केयर जैसी बात हुई, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, सांस में तकलीफ, पेट में पानी भरना,
और बहुत सारी तकलीफें हैं, सोजन आ जाना, भूख न लगना, कॉन्स्टिपेशन। तो हम अपनी ऑन्कोलॉजी और ऑन्को सर्जरी टीम से डे 1 से 7 दिन के पेशेंट की केयर करते हैं और डे 1 से ही पेशेंट को पैलिएटिव केयर और पेन मैनेजमेंट के लिए एनरोल करा जाता है। और अगर बहुत कैंसर बढ़ जाए, स्टेज 4 चला जाए, तो पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट, होम केयर और एंड ऑफ लाइफ केयर, ये सब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब तक मरीज का पूरा इलाज ना हो जाए ठीक से और उसका कैंसर रिलेटेड पेन है और पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल जांच करें, और अगर कैंसर बढ़ जाए और आखिरी स्टेज में पहुंच जाए तो फिर उसका आखिरी समय में ध्यान रखें ताकि उसका जो भी समय है उसमें वो उसको हम आराम दे सके और बिना दर्द के और बिना सीरियस सिम्टम्स के हम उसका वो समय बचा सकें। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम भूपेंद्र सेखा है और मैं गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी की चेयरपर्सन हूँ। इसका मतलब जो स्त्रियों में जो कैंसर होते हैं, जो स्त्रियों के जैसे यूट्रस हुआ, दैट मीन्स बच्चेदानी या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या अंडेदानी का कैंसर, हम उन रोगों को की विशेष तरीके से हम ऑपरेशन करते हैं। सो आई एम सर्जन इन दैट सेंस। और हमारी तो यही हिदायत होती है कि अगर इनमें से कोई भी कैंसर जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए तो वो काफ़ी हद तक काफी। सुबोध पांडे हूँ, मैं यहाँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में चीफ हूँ। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इसको हिंदी में विकिरण विभाग भी कहते हैं। इसमें एक्सरेज और गामा रेज के माध्यम से रेडिएशन दिया जाता है। तो उसमें जब भी हमारा योगदान आता है वो जनरली पेशेंट की कैंसर की पुष्टि करने में सर्जन करते हैं या हेमेटोलॉजिस्ट में वो ब्लड के सैंपल से पता करते हैं कि ये कैंसर है। उसमें अपना जब उनका कीमोथेरेपी का अंश पूरा होता है तब फिर वो हमारे पास भेजते हैं। तो हमारा मेन एम ये रहता है कि अगर सर्जरी के बाद पेशेंट आए तो सर्जरी से जितना भी कैंसर निकल गया हो उसके बाद अगर वहाँ पे अवशेष रहते हैं कैंसर के तो उसको हमें इस तरह से ट्रीट करना है कि कैंसर निर्मूल हो जाए, वहाँ से उन्मूलन हो जाए और साथ साथ जो नॉर्मल वहाँ के अंग हैं जहाँ से कैंसर था उनको हम पूरी तरह से बचाएं ताकि पेशेंट जब कैंसर मुक्त हो जाए तो उस समय न सिर्फ वो कैंसर से उसकी पीड़ा खत्म हो जाए, तो उसके जो भी नॉर्मल। ललित कुमार मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, जहाँ पे हम लोग डायग्नोसिस और कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी से डील करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव दीक्षित हूँ। मैं आर्टेमिस में हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। हेमेटोलॉजी मतलब होता है डिजीज़ ऑफ ब्लड, खून की बीमारियाँ। खून की बीमारियाँ आमतौर पे इतनी कॉमन नहीं होती जितनी ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर होती है, पर वो ट्रीटेबल होती है, मतलब वो 100% हम लोग उसको क्योर कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी एग्रेसिव ट्रीटमेंट। और आजकल हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कार्टी सेल थेरेपी, नई नई थेरेपीज इसमें आ रही हैं जिससे इन पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और उनकी लाइफ स्पैन भी अच्छा हो रहा है। तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ करते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक झा, चीफ ऑफ ब्रेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट हूँ आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। कैंसर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और सबसे पहले पेशेंट अपने आप को ही कोसना शुरू करते हैं कि शायद हमने कुछ गलती करी या हमने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से कैंसर हुआ। 90% कैंसर होने के पीछे कोई कारण हमें नहीं होता है या फिर पेशेंट की कोई गलती नहीं होती है, वो एक चेंज है ऑटोमेटिकली जो बॉडी में आ जाता है। अच्छी बात यही है कि ट्रीटमेंट इतना अच्छा हो रहा है कि अगर हम देरी नहीं करें, सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें, तो हम बहुत जल्दी उसको पकड़ सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर में तो खासकर हम अपना इलाज और कम करते जा रहे हैं क्योंकि हमारे रिजल्ट्स इतने अच्छे हो रहे हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 कैंसर के अंदर 95% क्योर रेट्स तक हम अचीव कर रहे हैं आज की डेट में। तो सिर्फ कैंसर नाम से डरे नहीं, अगर कोई भी दिक्कत ऐसी लग रही है जब सिम्टम्स आपको लगता है कि शायद इसमें कुछ बीमारी हो सकती है, तो बिना डरे बिना झिझक डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। काफ़ी चांस है कि वो सिम्टम्स कैंसर के नहीं होंगे,
और अगर होंगे भी तो आपके डॉक्टर ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे उसे ट्रीट करने में और आपको ठीक करने में। सर कैंसर होता किन कारणों से है और हमारे जो शरीर में आपने बदलाव की बात की है वो क्या होते हैं, कैसे बदलाव होते हैं? ये कैंसर काफ़ी कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। कुछ फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग हो गए, अल्कोहल हो गए, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या फिर हार्मोन्स का इम्बैलेंस, इस वजह से कैंसर में एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट के अंदर किसी भी तरह की नई गांठ बनना, बगल के अंदर गांठ बनना, ब्रेस्ट के अंदर अचानक सूजन आना, निपल से खून का डिस्चार्ज या फिर स्किन के अंदर लाली आना, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कैंसर के अंदर देखी गई हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी हो तो ब्रेस्ट कैंसर का एक शक हो सकता है। और भी कैंसर हो गए जैसे मुंह के अंदर कोई छाला बनना, संबंध के टाइम पे ब्लीडिंग होना या फिर पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, कोई और मोल या फिर तिल हो जिसका शेप अचानक बढ़ जाए या साइज में उसमें फर्क आए, या फिर लेटरिन में खून आना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कैंसर में हो सकते हैं। अगर ऐसे कुछ भी कारण हो या कुछ भी सिम्टम्स आप देखें तो ज़रूर डॉक्टर से परामर्श करें। जहाँ तक कि यूट्रस के कैंसर का सवाल है, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है यूट्रस के मुंह का कैंसर, जिसको कि हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और इसके लिए हमारे देश में अब अपना एक वैक्सीन बनना शुरू हो गया है। वो वैक्सीन छोटी बच्चियों को, 15 साल की उम्र से कम बच्चियों को अगर हम एक डोज भी दें तब भी वो उनका बहुत प्रोटेक्शन हो जाता है। बाकी जो कि बड़ी महिलाएं, उनको 3 डोज देने होते हैं। 45 साल की उम्र तक ये वैक्सीन लिया जा सकता है। 26 साल की उम्र तक तो पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन 26 से 45 साल की उम्र में पार्शियल प्रोटेक्शन मिलता है। तब इन सारी की सारी उम्र में सिर्फ वैक्सीन ही नहीं लेना, साथ में जाके डॉक्टर के पास एक पैप स्मीयर होता है। वो होता है कि जो बच्चेदानी के मुंह का थोड़े से उसमें से सेल ले लेते हैं, है ना, थोड़ा सा वहाँ से पानी ले लेते हैं और उसकी जांच कर लेते हैं। अगर वो जांच सही है तो बस इसका मतलब आपको ना तो कैंसर है और ना ही कैंसर के पहले जो भी कुछ होता है, प्री कैंसर जो होता है, आपको वो भी नहीं है। सर मैं कैसे पता चले कि हमारे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, जो कुछ लक्षण उसका वर्णन? बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लक्षण बहुत ही क्लियर होते हैं, बहुत ही सामने आने वाले होते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि हम उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे ब्लीडिंग से संबंधित हैं, रक्त से संबंधित हैं, और हम सोचते हैं महिलाओं में रक्त का जाना तो नॉर्मल ही है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये रक्त संबंध के बाद जा रहा है, अगर ये रक्त जो आपका मासिक होता है उसके इन बिटवीन जा रहा है, अगर ये रक्त के साथ कोई बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है, तो या आपको एक किस्म की कमर में दर्द है जो कि जा ही नहीं रहा इस रक्त के बहाव के साथ, तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये कैंसर, हो सकता है कैंसर। हड्डी में दर्द, ये कमर में दर्द, ये सारी की सारी दर्द अगर हो तो आपको ज़रूर जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये लक्षण जी नहीं, ये जो 13-14 साल की लड़कियां होती हैं ना, उनमें ये कैंसर नहीं होता तकरीबन, क्योंकि ये कैंसर होने के लिए संबंध बहुत जरूरी है। अगर आपका संबंध नहीं है किसी भी तरीके का, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप नहीं मैरिड हैं, चाहे आप किसी भी तरीके का आपका पार्टनर है या कुछ भी है, तो ये बेसिकली जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, इसके लिए संबंध होना अनिवार्य है। तो इसलिए ये 13-14 साल की बच्चियों में तकरीबन नहीं होता, और इसीलिए हम चाहते हैं कि 13-14 साल की बच्चियों में ही इसका वैक्सीन दे दें, ताकि पहले ही प्रोटेक्शन हो, है ना। हम छोटे शिशुओं में BCG का इंजेक्शन लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो बड़े होने पर भी उनमें TB हो ही नहीं, ताकि उनमें TB का रोग हो ही नहीं, इसीलिए लगाते हैं। तो इसी तरीके से हम छोटी बच्चियों में अगर ये लगा दें तो बड़े होकर भी, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है ना कि हम आगे हमारा जीवन कैसा रहेगा, हम पहले ही प्रोटेक्टेड हैं, हम पहले ही सुरक्षित हैं, इसलिए ये देना चाहिए। महिलाएं शर्माती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि ये शायद कोई गंदगी है, सोचती हैं कि हम क्यों जाके किसी को दिखाएं, सोचती हैं समाज में पता चलेगा तो फिर हमारा क्या होगा, शायद हमको लोग दुत्कारेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, अगर मैं अपनी सेहत का खुद ख्याल नहीं रख सकती तो कोई भी और नहीं रख सकता। अगर मैं ये जिम्मेवारी नहीं उठा रही हूँ तो मेरे घर के भी ये जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे। और अपने आप को दिखाना, किसी के सामने अपने आप को बताना कि मेरे को कोई तकलीफ है, इसमें कोई शर्मनाक बात है ही नहीं। थैंक यू।
कैंसर एक बीमारी नहीं है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर एक कई कई प्रकार के रोगों का सम्मिलन है, जिसमें कि जनरली जो कैंसर के सेल होते हैं वो नॉर्मल जो शरीर में कार्यप्रणाली के हिसाब से सारे सेल होते हैं, वो उनकी एक सीमित आयु होती है। सब सेल हो, चाहे वो स्किन के सेल हो, चाहे वो हड्डी के हो, चाहे वो रक्त के हो, उन सब की एक सीमित आयु रहती है। इसलिए कि क्योंकि शरीर कोई भी चीज़ पुरानी नहीं रखना चाहता है, उसमें सबको एक निर्धारित समय दिया हुआ है और अपने समय से वो नॉर्मल सेल अपना काम करते हैं। जब वो क्षीण हो जाते हैं, लगता है कि अब तो उनके दूसरे सेल उसी को रिप्लेस करके उससे आ जाते हैं। तो हर सेल बनता है, अपना काम पूरा करता है और अपने एक नियत समय के बाद वो समा जाता है और उसकी अवशेष से ही नए सेल बनते हैं। कैंसर में यही फर्क है, उसमें ये भिन्नता ये है कि वो सेल बढ़ना तो जानता है, लेकिन कब उसको रुकना है और उसको कोई निर्धारण शरीर का उसमें नियंत्रण नहीं रहता, तो वो बढ़ता ही जा सकता है और बाकी सेलों के हिस्से की जो सामग्री है या उनका जो भरण पोषण का जो न्यूट्रिशन का जो वहाँ पे रिजर्व है, उसको वो खाने लगता है।